पार्टी, पार्टी किस लिए? थैंक यू सो मच। आप लोगों के कारण ही है ना। ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों को शायद हमने चंपारण सत्याग्रह तक बताया था, है ना। पहले उसको नोट डाउन करवा दे क्या? लास्ट क्लास में 2 घंटे पढ़ाए थे, 2 ढाई घंटे लगभग। नहीं पूरा पढ़ कर तो मजा आ गया होगा? नहीं नहीं, तो आप लोग के बैच में थोड़ा सा ज्यादा ही हम बता रहे हैं, तो इसीलिए पहले उसको एक बार लिखवा देते हैं ना, तो ज्यादा आगे चले जाएंगे, नहीं तो फिर जो है आगे यहां से हम लोग बढ़ेंगे। तो सभी लोग जो है हेडिंग दीजिएगा इसमें, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। हाँ। अच्छा, इसमें जब चल रहा था तो ओके, तो सभी लोग लिखेंगे इसको, है ना, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखेंगे हिंदी वाले लोग, गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह, अभी यही तो बता रहे इतने देर से। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण मूवमेंट दोनों एक ही होगा इसमें, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग अभी लिखेंगे नहीं, कुछ पॉइंट्स हम बोल देते हैं फिर उसके बाद बस टाइटल दीजिएगा आप लोग, चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह। लिखिएगा, इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। आप लोगों ने लिखा? ठीक है, अब आप लोग यहां से नोट डाउन करेंगे, दिस मूवमेंट वाज लेड बाय इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट द इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1916 लखनऊ प्रिंस। हाँ ठीक है, लिखेंगे आप लोग। ठीक है, 1916 के, इंग्लिश आपने एक लाइन जोड़ा भी, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया ना। हाँ अब लिखेंगे आप, हाँ लिखेंगे कांग्रेस का, हाँ ठीक है, 1900, पहले 1916 लिख लिए हो। 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन लखनऊ में हुआ। 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी भी शामिल हुए। गांधी जी भी शामिल हुए। लिखे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, चंपारण के किसान नेता, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ब्रज किशोर प्रसाद के, अच्छा ओके, अब ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ गूगल ट्रांसलेशन। लिख लिया आप लोग? क्या लिख लेता, क्या लिख लेते आप लोग हिंदी वाले?
ब्रज किशोर प्रसाद के सलाह पर, ब्रज किशोर प्रसाद के सलाह पर गांधी जी से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे। गांधी जी से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे। गांधी जी से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरा लास्ट क्लास नहीं किए थे जब इसका थ्योरी पढ़ा रहे थे? तो कितने लोगों ने नहीं किया था क्लास? क्यों आप लोग आए नहीं? शनिवार को तो बुलाए थे ना आप लोग को हम। क्यों? कोई कपड़ा ही नहीं बचा। सारे कपड़े ही धो दिए थे सर। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। गांधी जी ने चंपारण, बता रहे इन लोग को लिखने दो, रुक जाओ इन लोग को लिखवाने दो पहले। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण आने का वादा किया तो नहीं हो सकता है। आश्वासन दिया है ना, चंपारण आने का आश्वासन दिया। लिखे आप लोग, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। इंग्लिश वाले लोग यहीं तक लिखे होंगे, यहां तक लिखे। ऑन 10th of the April, on 10th of the April, on 10th of the April, गांधी जी, अरे लिखो, तुम ही लोग को लिखवा रहे हैं। गांधी जी अराइव्ड पटना। On 10th of the April, गांधी जी अराइव्ड पटना। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश वाले लोग। ऑन 15th of the April, on 15th of the April, गांधी जी reached चंपारण। गांधी जी reached चंपारण on 15th of the April, गांधी जी reached चंपारण। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब ये लाइन आप लोग इंग्लिश वाले लिखेंगे यहां से। ठीक है, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी, नेक्स्ट पॉइंट में हिंदी वाले लोग लिखेंगे यहां से और अंग्रेजी यहां से। ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छा, अब ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण WB हाईकॉक इश्यूड ए नोटिस ऑन 16th of April 1917। लिखेंगे 16 अप्रैल 1917 को, 16 अप्रैल 1917 को चंपारण के जिलाधिकारी, 16 अप्रैल 1917 को चंपारण के जिलाधिकारी WV हाईकॉक ने, WV हाईकॉक ने, WV हाईकॉक ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का निर्देश दिया। चंपारण छोड़ने का निर्देश दिया। चंपारण छोड़ने का निर्देश दिया। कितने तारीख को? इसमें एक एक डेट महत्वपूर्ण है और आपको तो हम बता रहे होंगे तो इस बीच में पूरा स्टोरी बताए होंगे कि पहले वहां गए, फिर कानपुर गए, साबरमती गए, कलकत्ता गए। बस यही बात नहीं बताया कि कलकत्ता से जो ये पहुंचे यहां 9 तारीख को, है ना, 9 तारीख को ट्रेन पकड़े थे। समझ में आया?
तो आगे लिखेंगे आप लोग, हाँ 9 अप्रैल को वहां से ट्रेन पकड़े तो 10 अप्रैल को ये, क्लियर सभी को। तो आपने लिखा 16 अप्रैल 1917 को चंपारण के जिलाधिकारी W.V. हाईकॉक ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का निर्देश दिया, क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे आप लोग, ये तो लिख लिया है आप लोगों ने दोनों लाइन। ठीक है, आगे लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ अन्य सहयोगियों में, गांधी जी के साथ अन्य सहयोगियों में, अन्य सहयोगियों में ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, मौलाना मजहरूल हक, महादेव देसाई, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, नरहरि पारीख, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी आदि शामिल थे, जेबी कृपलानी आदि शामिल थे। ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह ऑन 17th of April 1917, महात्मा गांधी along with ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिन्हा एंड जेबी कृपलानी विजिटेड विलेज टू एक्सेस द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट है। ठीक है, तो इसमें से कितने लोगों का नाम हमने बता दिया, देखो ठीक है, एक और चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं यहां पे शंभुनाथ। ठीक है, शंभुनाथ, आप बीच में ही कहीं पर इसको अगर ऐड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा शंभुनाथ, क्योंकि यहां से जो नाम है ना वो पूछा जाता है कि इनके सहयोगियों में कौन कौन शामिल थे। 68 बीपीएससी में पूछा गया था शायद इसमें से, तो उसमें ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा और इसमें से जो है वो सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन कौन सा होगा, तो एक से अधिक भी हो सकता है। तो ये सभी नाम ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, अनुग्रह नारायण सिन्हा, शंभुनाथ, जेबी कृपलानी, ठीक है, ये सब के सब शामिल हैं आपके इस आंदोलन के दौरान। आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल को, ठीक है, गांधी जी से मुलाकात करने के लिए किनके द्वारा सलाह दिया गया था, किनके द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर आप देखें कि जांच के लिए एक समिति बना था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस समिति का नाम मैंने बताया था आपको, चंपारण एग्रेरियन समिति। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन समिति। तो आप लोग लिखेंगे चंपारण के नील के खेती करने वाले किसानों के नील की खेती करने वाले किसानों के जांच के लिए, जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन जांच समिति,
चंपारण एग्रेरियन जांच समिति का गठन हुआ। चंपारण एग्रेरियन जांच समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में, इस जांच समिति के सचिव, इस जांच समिति के सचिव एफजी सलाई, बताए थे पिछले क्लास में, एफजी सलाई थे, एफजी सलाई। इसमें कुल 6 सदस्य थे। इसमें कुल 6 सदस्य थे, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी भी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, गांधी जी ने प्लांट एसोसिएशन के सचिव, एम विल्सन से भी मुलाकात किए। एम विल्सन से भी मुलाकात किए। आप लोग इंग्लिश वाले लोग कहां तक पूरा कंप्लीट कर लिए क्या? यहां तक हुआ है? तो आप लोग लिखेंगे, गांधी जी मेट प्लांट एसोसिएशन सेक्रेटरी, क्या लिखना, गांधी जी ऑल्सो मेट प्लांट एसोसिएशन सेक्रेटरी गांधी जी ऑल्सो मेट प्लांट एसोसिएशन सेक्रेटरी एम विल्सन। गांधी जी प्लांट एसोसिएशन के सचिव एम विल्सन से भी मुलाकात किए। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, अब आप लोग यहां से नोट डाउन कर लेंगे लास्ट वाला, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन जांच समिति का रिपोर्ट, चंपारण एग्रेरियन जांच समिति का रिपोर्ट मार्च 1918 में, हाँ आप लोग लिख लें लास्ट वाले पॉइंट, चंपारण एग्रेरियन जांच समिति का रिपोर्ट मार्च 1918 में प्रकाशित हुआ। जिसके बाद नए अधिनियम के माध्यम से, चंपारण में नील के किसानों के लिए तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नील के किसानों के लिए तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो एक प्रश्न ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपका चंपारण एग्रेरियन कमिटी का है, तो इसके जो सेक्रेटरी बने वो कौन है? एफजी सलाई, ठीक है। चंपारण के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कौन है इस समय? अरे जिसने रोक लगाया है, WV हाईकॉक, ठीक है। प्लांट एसोसिएशन के सेक्रेटरी कौन थे? एम, क्लियर है सभी को? तो एक लाइन इसमें आप जोड़ेंगे जो बतख मियां वाला है ना, ठीक है। लिखना, कुक पर्सन बतख मियां
सेव्ड लाइफ ऑफ गांधी जी। कुक पर्सन बतक मिया सेव्ड लाइफ ऑफ गांधी जी इन चंपारण। इन चंपारण। कुक पर्सन बतक मिया सेव्ड लाइफ ऑफ गांधी जी इन चंपारण। लिखा आप लोगों ने? आप लोग हिंदी वाला लिखेंगे बतक मिया। हाँ, तो अब स्टोरी में तो पूरा समझाया था आप लोगों की, पूरा घटना क्या था, है ना? अब वो पूरा स्टोरी थोड़ा बताना है इसमें। फिर से बताएं, कौन बोला? फिर से बता दीजिए। अभी तुमको जेल भेजेंगे हम दोबारा। अब नहीं आया था क्या? अगर नहीं आया तो पिछला क्लास को ऐसे आप जाकर के 1.2 का स्पीड में या 1.5 का स्पीड में देख लेना। अभी जाकर देख लेना दोबारा। अभी दोबारा जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए हैं उसको क्लास करना जरूरी है। आज की क्लास में तो केवल लिखवा दिए हम आप लोगों को, समझाए तो पूरा उसी क्लास में, तो पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन लिखवाएंगे थोड़े ना पूरा कहानी। ये दूध था, फिर बिल्ली पी गई, बिल्ली मर गई, गांधी जी बच गए, और इसी से ये बात तय हो गया कि गांधी जी की जान बतख मियां ने। समझ में आएगी नहीं आए? तो आप लोग लिखिएगा, रसोईया बतख मियां ने। हाँ, हिंदी में कुक पर्सन को रसोईया ही बोलते हैं, ठीक है? और क्या लिखेंगे? रसोईया बतख मियां ने चंपारण में जहरीले भोजन से गांधी जी की जान बचाई। चंपारण में जहरीले भोजन से गांधी जी की जान बचाई। रसोईया बतख मियां ने चंपारण में जहरीले भोजन से तो क्या लिखा है? विषयुक्त लिखा है। विषयुक्त भोजन से गांधी जी की जान, ठीक है? आप लोग तो लिख लिए, बस इतना ही। कुक पर्सन बतख मियां सेव्ड लाइफ ऑफ। अब जब अगर सवाल ऐसा पूछता कि कैसे बचाई, तो हम इस पर थोड़ा ज्यादा लिखवाते। अभी तक तो बतख मियां तक ही पहुंचा। देखो एक्चुअल में ये बहुत ही हिडन था, कई किताब में पहले मेंशन नहीं था। जब एग्जाम में 68 बीपीएससी में पूछ दिया तब थोड़ा सा हाईलाइटेड टॉपिक बना, और फिर लगातार 69 में भी पूछ दिया, 68 में भी और 60, तो तब से बतख मियां थोड़ा पॉपुलर हो गए, नहीं तो किसी किताब में मिलता ही नहीं था। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जब विधानसभा में ये बातें उठी थी उसी समय ज्यादा जो है थोड़ा हाईलाइटेड हुआ था, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार जो है वो होते रहता है। मान लीजिए कोई सामने जा रहे, सामने ट्रक आ गया, और सामने ट्रक आ गया, किसी ने उसको खींच के जान बचाया, तो समझ में आ रही कि ना? अब हाईलाइटेड तो है नहीं पहले से ऐसा कुछ भी, लेकिन बाद में अगर ऐसा लगा तो इसको हाईलाइटेड बनाया गया, ठीक है? तो नील के जो किसान थे वो सभी जो है वो इंडिगो की खेती जो है वो करना, फार्मिंग करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स है, आप लोग लिखेंगे, ठीक है? आप लोग प्रश्न की तरह बनाएंगे कि चंपारण के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, ठीक है? आप लोग प्रश्न की तरह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चंपारण के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? चंपारण के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? देखो इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप देखोगे अगर पीवाईक्यू में, तो यहां से क्या है, क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। एक बात और कि जो क्वेश्चंस आप लोग कई बार लेकर आते हैं टेस्ट सीरीज का, या जो मॉक टेस्ट यहां चल रहा है, तो इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो स्लाइटली टफ है, ठीक है? आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे इससे इजी रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना है। अगर टेस्ट दे रहे हो, थोड़ा अगर मार्क्स थोड़ा कम जा रहा है तो डिमोटिवेट इसमें नहीं होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ बनाया जा रहा है। तो जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, लास्ट 5 इयर्स का। एकदम बेहतरीन जो स्ट्रेटजी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, हम वही आपको बताएंगे। जो सब्जेक्ट चल रहा है, मान लीजिए पॉलिटी चल रहा है, बिहार स्पेशल चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको लास्ट 5 इयर्स का कम से कम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है,
और अगर उसमें आप 80% से ऊपर क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हो, 80% से ऊपर, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? 10-20% क्वेश्चन आप पढ़े रहोगे लेकिन उसका उत्तर नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे दोबारा जब मिलेगा तो, और उसी को पहले रिवीजन करना है और तब जाकर के किसी एक किताब से एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। अभी 71 का पेपर होने वाला है, तो यहां भी बैच अभी जो 71 का चल रहा है वो फिनिश हो जाएगा कुछ दिनों में। तो अभी यूट्यूब पर एक सेशन लेकर के आते हैं बीच बीच में कभी कभी हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। अभी लास्ट टाइम पर भी 1-2 हफ्ते पहले क्लास ले रहे थे यूट्यूब पर, 7-8 हजार बच्चे लाइव थे। तो उसमें क्या है कि आपको जितने आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है आपका मौका मिलेगा वहां पर, और दोबारा से जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको लगेगा कि सर जैसे क्लास में बताए थे उसी को एक बार रिकॉल कर रहे हैं केवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी लोग? तो आप लोग लिखेंगे इसमें, चंपारण के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। अब पॉइंट आंसर में लिखेंगे इसका, इंग्लिश वाले लोग यहीं से लिखेंगे, ठीक है, कि इसमें लिखेंगे जिस भूमि पर ये किसान नील की खेती करते थे, जिस भूमि पर ये किसान नील की खेती करते थे, धीरे धीरे वह भूमि या लिखना उस भूमि की उर्वरता कमने लगती थी। धीरे धीरे उस भूमि की उर्वरता कमने लगती थी और अगले कुछ वर्षों में वह कृषि युक्त भूमि बंजर हो जाता था। अगले कुछ वर्षों में वह कृषि युक्त भूमि बंजर हो जाता था। आप लोग को दिख रहा है कि थोड़ा और जूम कर दे, थोड़ा सा और जूम कर दे, यहां तक लिख लिए तुम लोग? यहां तक तो लिख लिए होगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अरे एक ही पैराग्राफ ऊपर मतलब हम आगे बढ़ाए, एक पैराग्राफ भी तुम नहीं लिखे थे अभी तक। तुम लोग एकदम रिदम से अलग लगते हो, कई बार एक लिख लोगे अंतिम तक और एक पहला लाइन में नहीं लिखे अभी तक, ठीक है। वह भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाता, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखना, दूसरे पॉइंट में यूरोप में केमिकल से बने, यूरोप में केमिकल से बने, केमिकल यानी रसायन होता है ना, यूरोप में केमिकल से बने कृत्रिम नील, आर्टिफिशियल नील है ना, ठीक है। कृत्रिम नील, यूरोप में केमिकल से बने कृत्रिम नील के आने की वजह से, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल है ना, कृत्रिम नील आने की वजह से भारत में भारत से, मेरे को से कर दो, भारत से नील का निर्यात, भारत से नील का निर्यात लगभग समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। साथ ही साथ इन किसानों को नील के बदले उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। साथ ही साथ इन किसानों को नील के बदले उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, जिस कारण से ये किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। नहीं करना चाहते, लिखे। नेक्स्ट पॉइंट में अंग्रेजों ने
1867 के अधिनियम 1867, ठीक है, अंग्रेजों ने 1867 के अधिनियम के माध्यम से 67 के अधिनियम के माध्यम से किसानों के लिए 3/20 भाग में 3/20 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। नील की खेती करना अनिवार्य कर, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1867 इट वाज कंपल्सरी टू डू इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में एक लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1867, आप लोग इसको नहीं लिखे क्या? लिखो, ऐड करो, अभी तो बोले, लिख लेना चाहिए इतना देर में। According to the Act of 1867, it was compulsory to do 3/20 part of the land लिखा हुआ तो है, केवल एक्ट लिखा हुआ नहीं था, तो इसी में तुम लोग को लिख लेना था एक्ट 1867 तुम लोगों के लिए लिखा हुआ तो था, इसको तो तुम लोग को बताए भी थे हम, ठीक है, लिखा हुआ तो है सेंटेंस, ठीक है। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर लैंड अंडर द, अच्छा ठीक है, इसमें बस ऐड कर लेना अकॉर्डिंग टू एक्ट 1867 लिखा हुआ है यार तुम लोग को, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1867, दोबारा क्या लिखोगे? लिखना चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने ये भी तुम लोग का तो लिखा हुआ, हिंदी वाले को तो लिखवा दे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि तथा राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बापू कहकर पुकारा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बापू कहकर पुकारा। लिख लिया आप लोग? डन। तो आप लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे इसको लिख लिया। कहानी सुनने में तो मजा आएगा ही तुम लोगों को, हैं? पिछले क्लास में जो शनिवार को क्लास किए होगे 2 घंटा सुनाएगा नहीं सर, वही तो बस अच्छा लगता है सर, लिखना उखना तो बहुत कष्टकारी होता है सर, उंगलियों को कितना दुख पहुंचता है तो चंपारण सत्याग्रह 1917 और गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में रहा और इसमें गांधी जी को सफलता मिला। यहां तक कोई दिक्कत? अगर नेशनल इश्यूज की बात करें तो कुछ और भी हमने बताया होगा। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया और वो आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा। गांधी जी ने सबसे पहली बार जिस आंदोलन में भूख हड़ताल किया था वो स्ट्राइक था आपका अहमदाबाद में ही। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है?
पॉइंट याद है कि नहीं याद है? उसके बाद 1918 में ही हमने बताया कि गांधी जी को बुलाया गया खेड़ा में, गुजरात में ही एक जगह है, उसका नाम क्या है? और वहां पर किसान जो भी जिसकी फसल नष्ट हो गई थी, वो सब जो टैक्स देने में असमर्थ थे, उस सभी ने गांधी जी को बुलाया और अंग्रेजों के साथ में जो इस समय अंग्रेजों को जमा करना था, ये सभी टैक्स जो वहां के खेड़ा के किसानों के द्वारा, वो जब असमर्थ रहे तो गांधी जी ने इनके लिए भी आंदोलन किया और 1918 में खेड़ा में भी गांधी जी को सफलता मिला। 1900 तो गांधी जी का हैट्रिक लगा था और यहीं तक हमने आपको बताया था, याद है? लास्ट सेंटेंस हमने यही बताया था आपको लास्ट टाइम पर कि 1917 में इस समय चंपारण, ठीक है, चंपारण में, और इसके बाद जो हमने बताया 1918 में इस समय अहमदाबाद, ठीक है, और इसके बाद जो है इसके बाद जो हमने बताया था आपको 1918 में ही खेड़ा के किसानों के द्वारा, है ना? और ये तीनों में जो है वो सफलता मिला है गांधी जी को, और गांधी जी की पहचान अब भारत में अधिक है ना? मतलब एक लाइन बोला हुआ कि बच्चा बच्चा गांधी जी को भारत में जान गया। तो भारतीय लोगों को कोई समस्या दिखे तो सीधा किसको रिकॉल करेंगे लोग? किसको? ठीक है, तो भारतीय लोग जो है उसके सामने एक उम्मीद का किरण है। ऐसा लग रहा है कि गांधी जी हमारे देश को आजाद करा सकते हैं, और उसके पहले जितने भी इश्यूज है पहले तो उसको फिक्स करना है, और इसके लिए गांधी जी। अब एक बात याद करिए कि जब हम लास्ट क्लास में स्टोरी में ये बता रहे थे कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, उस समय 1914 यानी 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, अंग्रेजों ने गांधी जी से एक मदद लिया था, याद है? अंग्रेजों ने इस बात को कहा कि गांधी जी आप भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल कर दीजिए, जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारत को, अब देखो जरा आ गया है 1918, आ गया और प्रथम विश्व युद्ध हो गया समाप्त। प्रथम विश्व युद्ध, गांधी जी को एक उम्मीद तो रहेगा, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ये अंग्रेज भारत को आजाद करने का तो छोड़ो, और भारत के ऊपर कई सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कई सारे ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस बना दिए। इन तीनों में जब गांधी जी को सफलता मिला, इस समय ब्रिटिश बार बार इसी बात को नोटिस कर रहा है कि भारतीय लोग ज्यादा खुश दिख रहे हैं, भारतीय लोग ज्यादा खुश दिख रहे हैं। अगर इतने खुश रह गए तो बहुत जल्द भारत से जो है अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। और तब 1918 में ही हमने बताया 1918 में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, ठीक है, इसी के लीडरशिप में 1918 में ब्रिटेन में एक कानून बन रहा है, एक एक्ट बन रहा है, और उसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट। अब भारत को आजाद करने का तो छोड़ दो, ये भारत पर एक और ऐसा कानून लाना चाहता है भारत में कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर केवल गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसी को कहेंगे रॉलेट एक्ट। क्या बोलेंगे उसको हम? 1919 ईस्वी में फाइनली रॉलेट एक्ट भारत आ गया। 1900 रॉलेट एक्ट बना कब? 1918 में ब्रिटेन में बना है, सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो इसमें बराबर से सभी बातों को आपको समझना और लिखना भी होगा। अभी चूंकि हमको बिहार तक पहुंचना है तो समझा दे रहे हैं हम सभी बातों को, बाकी हम बिहार को इसको कोरिलेट बिहार से कर देंगे। तो 1919 ईस्वी में हमारे देश में पहुंचा है रॉलेट एक्ट। क्या पहुंचा है? 1919 में यानी 1919 ईस्वी में हमारे देश में पहुंचा है रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट का जो आगमन भारत में है 1919 ईस्वी में है, और इसमें हमने एक बात बताया है कि इसमें यही कहा गया है कि किसी भी भारतीय को, देखना इस टर्म को समझना, किसी भी भारतीय को, जो भारत के ही केवल हो, किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर, किसी पर शक है कि वो चोर हो सकता है, उसको गिरफ्तार करो। इसके लिए ना तो किसी प्रकार का कोई अपील की जरूरत है, मतलब वारंट, पहले से इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है देने की कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। जैसे वर्तमान में अगर गिरफ्तारी होती है तो इसके लिए वारंट जारी की जाती है, ठीक है ना, कि आपको क्यों ऐसा गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब कारण क्या है अरेस्ट करने का, रीजन क्या है, ठीक है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो आप इस बात को समझेंगे, ना तो कोई दलील का जरूरत, यानी कोई विक्टिम यानी गवाह का जरूरत भी नहीं, ना तो कोई अपील, ना कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ना कोई दलील यानी कि विक्टिम यानी गवाह की जरूरत है, और ना तो किसी वकील का जरूरत है,
ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब भारतीय लोग जितने खुश थे, अब जहां पर अंग्रेजों को असहज लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है, चंपारण के किसान, अरे उनको तो तिनकठिया पत्ती से मुक्त कर दिया गया है, और तभी तो वो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया एकदम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुश भी तो होते तो खतरनाक ही खुश होते हैं ना। पिछला क्लास याद आ रहा है कुछ? बस समझ में आएगी ना? है मेरा एक सेंटेंस बोलना और दिमाग में वो चलते रह जाना, है कि नहीं है? तो इसमें क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट जब आया तो भारत में ऐसे दो नेता है जो पंजाब के हिस्से में है, एक जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है इसी रॉलेट एक्ट के माध्यम से। और आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर में ही एक बाग है जिसको बोलते हैं जालियांवाला बाग। क्या बोलते हैं? 13 अप्रैल 1919, और उसी जगह पर जो है वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है। लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हैं। कितने लोग? और इसी में इस पूरे भीड़ का एक हिस्सा एक तरफ जो है वो इस पर विचार कर रहा है कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों को जेल से रिहा कैसे किया जाए। दोनों एक उभरते हुए नेता थे और ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों लीडर्स रह गए तो भारत की आजादी बहुत जल्दी सुनिश्चित हो जाएगी। और अंग्रेज जानबूझ करके गिरफ्तार करते थे, जो भी नेता दिख जाएगा वो सबको गिरफ्तार। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जेल से बाहर निकालने के लिए, चूंकि गिरफ्तार किया गया था किस एक्ट के माध्यम से, तो एक भीड़ जो है अलग जो है कुछ योजना बना रहा है, और यही सब बात अंग्रेजों को पता चल गया। तो अंग्रेजों के सामने तो इस बात को रखा गया कि भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो तभी जनरल डायर, ओ डायर जो है, जनरल ओ डायर, उस समय आर डायर को भेजा, बोला कि चेक करो क्या चल रहा है। और जब आर डायर देखा तो उसको लगा कि कहीं षड्यंत्र सच में तो नहीं चल रहा। देखो एक्चुअली क्या है कि जो ब्रिटिश थे वो इंडियन कल्चर से उतने अवेयर भी नहीं थे। जो इंडियन कल्चर है उससे अवेयर पूरे दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कोई महीना ऐसा नहीं बचेगा कि जिसमें कोई पर्व त्योहार ना हो, और सब चीज से बचेगा। तो कभी नाग पंचमी, कभी सोमवारी, कभी मंगलवारी, बुधवारी भी, बृहस्पतिवारी भी, शुक्रवारी भी, शनिवार भी होता है क्या? और रविवार मतलब एतवारी तो होता ही होता है नहीं, मतलब सब चीज से बच जाए तो यही सब। तो देखो इसमें हम कुछ ये नहीं कह रहे कि गलत है, लेकिन हमारे देश में और खास करके अगर देश में भी देखा जाए तो रीजनल तरीके से अलग अलग जगह पर और भी अधिक। भारत में जब ब्रिटिश पहुंचे, आप लोगों को हमने बताया था कि सन्यासी विद्रोह याद है, इसी कारण से तो हुआ था। इंडियन कल्चर से अवेयर नहीं थे ब्रिटिश, और जो साधु संत लोग थे उसको कह दिया कि भाई ये तो भेदिया है, ये तो आतंकवादी की तरह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबको फांसी देना शुरू कर दी। एक्चुअल में पंजाब में जो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उस दिन वैसाखी का पर्व है। ब्रिटिश कभी भी ऐसे किसी पर्व त्योहार को नहीं मनाता है और उसमें इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाए कहीं पर। 20,000 लोग मेला में शामिल होना कम बात नहीं होता है, बहुत बड़ी संख्या होता है 20,000 लोगों का शामिल होना। अंग्रेज ब्रिटिश, एक तो जहां पर यूरोपियन कंट्री है, एक तो उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसके यहां अगर कोई भी ऐसा महोत्सव हो जाएगा, कोई भी ऐसा अगर फंक्शन प्रोग्राम हो, इतने लोग एक साथ इकट्ठा ही नहीं होते कभी भी। मतलब जितने लोग क्लासरूम में तुम बैठे हो, इसमें बड़ा से बड़ा प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा। और इतने लोग तो हमारे यहां किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में लोग बाहर इंतजार करेंगे केवल कि कैसे भी एंट्री मिल जाए, कैसे भी पास मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक यहां चूंकि पॉपुलेशन भी यहां अधिक है, और उन लोगों ने 20,000 के भीड़ देखा। जनरल आर डायर एक्चुअल में पहले से ही डरा हुआ था। एक कारण तो ठीक है, गोली चलवाना, डरा हुआ कि अगर सच में अगर ये लोग कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो अगर 20,000 लोग मिल करके षड्यंत्र कर रहा है तो समझ लो कितना तूफानी ये जो है घटना होगा तो होगा, इंसिडेंट कितना खतरनाक होगा। केवल एक पक्ष नहीं है, जनरल आर डायर गोली चलाए जो कि गलत था, लेकिन आर डायर को रिस्क था कि उसको भेजा था जनरल ओ डायर ने, और अगर कोई चूक उससे होता तो हो सकता है कि उसका जानमाल का खतरा हो जाता आगे चलकर। बिना कोई रिस्क लिए 13 अप्रैल के दिन जनरल आर डायर ने इस समय गोली चलाने का अनुमति। आप जानते हैं कि जो ये जालियांवाला बाग है, इसमें एकमात्र एंट्रेंस था, एक ही एंट्रेंस, प्रवेश द्वार केवल एक था, और ये भी बहुत बड़ा नहीं, इतना नहीं कि एक साथ में 100-200 लोग नहीं निकल सकते।
इसी इंट्रेंस से जनरल आर डायर जो है अपने सेना को, मिलिट्री को लेकर के अंदर पहुंचा है और इसमें 20,000 की भीड़ अंदर में दिख रही है। पूरा एक राउंड शेप का एक कह सकते हो बाग है, गार्डन है, और इस जगह पर चारों तरफ दीवार से एक बाउंड्री बना हुआ है। और ज्यादा कुछ सोचे बिना जनरल आर डायर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन सिपाहियों को, कांस्टेबल्स को, कि आपको फायरिंग कर देना है। बात समझ में आ रही कि ना रहा है? और अचानक से इस समय 13 अप्रैल के दिन ये पूरा जो है वैसाखी पर्व मनाया जा रहा है। और इसी समय जब गोलियां चलाई गई तो गोलियां चलाने जाने के दौरान भीड़ में भगदड़ मचा, और जबरदस्त भगदड़। 20,000 की संख्या है तो तुम समझ सकते हो कि भगदड़ भी कितना खतरनाक होगा। इसी बाग के बीच में एक कुआं है, ठीक है, इसी बाग के बीच में एक, जब गोली चलना सामने से शुरू हुआ, लोग जाएं भाग करके कहां, यहीं से तो बाहर निकलेंगे, और उसी जगह पर गोली चल रहा है। तो इसी कुआं में कुछ लोग कूद करके अपना जान को बचाना चाहे कि कुआं में कूद जाएंगे, गोली ऊपर ही चल रहा है ना, कुआं में कूद जाएंगे तो अंदर कहीं पर भी रुके हुए रह जाएंगे, बाहर निकलने का भी तो जगह होता है, तो हम बच जाएंगे, फायरिंग ज्यादा देर तक नहीं होगा। लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई कुआं में कूदने वाले की कि लोग एक दूसरे पर ही कूद रहे थे। मान लो नीचे कोई गया, फिर ऊपर से जान बचाने के चक्कर में कोई और कूद गया। अब लोग एक दूसरे पर कूद करके भी लोगों की जान जा रही है, और संख्या इतनी है, 20,000 की भीड़ है। अगर मान लो 100 लोग भी कूद गए कुआं में तो बहुत भारी संख्या होगी, एक दूसरे पर कूदना और जान बचना ये और मुश्किल है। इस पूरे भगदड़ में लगभग 1,000 लोगों की हत्याएं हो गई। कितनी? अगला दिन की जब कांग्रेस इस बात को बोला है कि इसमें 1,000, बाद में इसके लिए एक जांच समिति बनी है, हंटर कमेटी, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा कि हम इसको जांच करेंगे। देखो ब्रिटिश बहुत समझदार था, चालाक था। जब भी कोई घटना कहीं पर होगा, इंस्टेंट कोई रिएक्शन नहीं वो करेगा, वो उसको सुलझाने की कोशिश करेगा। ये घटना हुआ और अंग्रेजों को भी पता है कि ये हुआ है, एक ऐसा इंसिडेंट है कि लोग तो भाई इसको लेकर के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे। उसने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और अगर गलती रहेगा तो इन ऑफिसर्स को हम सजा देंगे। कोई मनसा उसका नहीं है, केवल वो बहलाना फुसलाना चाहता है। समझ में आ रही कि ना रहा है? मतलब जिस टाइम पे घटना हो उसको बस ठीक करना चाह रहा है। तो हंटर कमेटी बना था, जांच के लिए एक समिति बना था। क्या नाम था? हंटर समिति। और इसके माध्यम से जांचा गया, तो जांचने के बाद यही बात को कह रहा है कि 379 लोगों की केवल जान गई है। 370, ऐसा कोई राउंड फिगर में नहीं दिया कि एग्जैक्ट हम बता रहे हैं जांच करके। जैसे देखना कई बार घटना होगा देश में तो बोलेगा 11 लोगों की मृत्यु हुई है, होगा, हो सकता है 50, 11, 13, 19, ऐसा जो है डेटा देगा ताकि लोगों को लगे कि हाँ इतना ही कम है। 379, जबकि इस समय कांग्रेस ने कहा है कि लगभग 1,000 लोगों की हत्याएं हुई है, जिसमें बूढ़े हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब शामिल है। और 14 तारीख को जब गांधी जी यहां पर पहुंचे जालियांवाला बाग में, ये पूरा जो कुआं का दीवार है, जैसे कुआं होता है तो उसका दीवार चारों तरफ रहता है थोड़ा ऊंचा, पूरा दीवार जो है खून से लथपथ है, एकदम रेड हो चुका है। पूरा मैदान भी अगर देखा जाए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर जो है मृत अवस्था में मतलब पड़ा हुआ है। हाँ, गोली तो आज भी दीवारों पर उसको मार्क भी किया गया है। हाँ, जो घूमने के लिए जाते हैं, कभी आप जलियांवाला बाग जाएंगे घूमने के लिए तो मार्क दिखेगा आपको, जहां पे वो होल है ना प्रॉपर, जो इस गोली की वजह से वो पूरा दीवार में जो लगा हुआ है उसको आज भी दिखाए। इसी में एक व्यक्ति है, उनका नाम है उधम सिंह। क्या नाम है? ठीक है, तो उधम सिंह जो है, इनका पूरा परिवार खत्म हो गया, इसमें केवल उधम सिंह अकेला बचे हैं। बात समझ में आया? 1919 की घटना, उधम सिंह अकेला, और इस समय उनकी उम्र बहुत कम थी उधम सिंह की। बहुत लंबा इंतजार करने के बाद, लगभग 20 वर्ष इंतजार, 1919 में घटना हुआ है। 1940 ईस्वी की बात है। कब की बात कर रहे हैं? 1940 में। 1940 ईस्वी में उधम सिंह, सरदार उधम सिंह अब बने हैं। तो सरदार उधम सिंह भारत से ब्रिटेन गए हैं। बेचारा के पास कोई भी सहज तरीका नहीं है जाने के लिए। तो पता है, तेल का जो कंटेनर होता है ना, टैंकर तेल का, उसमें बैठ करके गए यहां से, जिसमें तेल आता है। जैसे आप शिप देखोगे, जब पानी की जो जहाज शिप होता है, उसमें तेल का कंटेनर जो होता है, उसी कंटेनर में बैठ करके छुप करके, और उधम सिंह यहां से ब्रिटेन गया। कहां गया? तो जो जनरल डायर ने गोली चलवाई थी उसको ढूंढ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बहुत इंतजार करने के बाद 1940 में जब मौका मिला, किसको? उधम सिंह को। समझ रहे हो कि अगर ऐसा रिवेंज भी है तो कितना जबरदस्त है कि 20 वर्ष तक इंतजार करना।
20 वर्ष तक तो इंतजार बहुत, मतलब इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और जनरल डायर वहां पर बाग में घूम रहा है। अब जनरल डायर का भी उम्र एकदम से 20, ये तो बच्चा था तो जवान हो गया, तो जवान था तो बुजुर्ग अवस्था में लगभग पहुंचने का होगा। आपको पता है कि इस काम के लिए जनरल डायर को ब्रिटेन में पैसे मिले थे, उसको इनाम मिला था कि बहुत अच्छा किया आपने भारत में। जनरल डायर को इनाम मिला था वहां पर कि आपने भारत में बहुत अच्छा किया। क्लियर है सभी को? तो इस बात को समझिएगा सभी लोग, ठीक है? ट्रेन है, चले जाइएगा, ठीक है? तो उसको इनाम मिला। उधम सिंह पहुंचा, सुबह का समय है और उस समय क्या है कि बाग में घूम रहा है जनरल डायर, और मौका जब मिला तो उसी समय बंदूक निकाला और जनरल डायर का हत्या कर दिया। किसने? उधम सिंह ने। 20 वर्ष के बाद। कोशिश तो बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन चूंकि आप समझ सकते हैं कि कहां एक ब्रिटिश ऑफिसर और उसको जो कितना बड़ा जो है पद है मिला हुआ, उसको उसके पास पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। अब आपके लिए टास्क दिया जाए कि मोदी जी को देखना है, तो आप देख पाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके पहले जितने एनएसजी है और तमाम जो भी लगे हुए हैं सिक्योरिटी में, वो सब आपको देख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो कुछ ऐसा ही, उधम सिंह के पास बहुत अधिक सोर्सेस थोड़े ना, और किसी को बता के भी नहीं कर रहा है। ऐसा थोड़े ना कि हल्ला करके किसी को मारेगा। हल्ला करके मारेगा तो फिर दिक्कत है, फिर सलमान खान की तरह वो भी डर जाते है कि नहीं है? देख रहे हो सलमान खान का कितना सिक्योरिटी आजकल बढ़ा हुआ रहता है, जब से बिश्नोई जी ने कुछ कहा है तो कई बार ऐसी घटनाएं होता है, मतलब देश में देखने के लिए मिलता है, और आप इसे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में। हाँ, आर डायर, हाँ, इससे जो चलवा था गोली। ओ डायर ने पहले उस समय इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जाके देखो क्या चल रहा है। हाँ, तो उसने इंस्ट्रक्शन केवल दिया था। और आर डायर वहां जब पहुंचा तो उसके मन में भी एक बात का डर है। एक्चुअली में वो गोली ऐसे क्यों चला देता है पहुंचते ही? उसके मन में डर है। और भारतीय लोग तो हिंदी में बातचीत कर रहे हैं ना, अब भाई वहां पर हिंदी या तो पंजाबी में बात करेगा, जो वैसाखी का पर्व चल रहा है, तो उसमें पंजाबी में बात करे, ब्रिटिश को क्या समझ में आएगा? कुछ भी, कुछ नहीं। जो कांस्टेबल है कितना ही ट्रांसलेट कर पाएगा कि क्या बात चल रहा है, क्या घटना, उतना बड़ा भीड़ में। तो डर है कहीं ना कहीं आर डायर को पहले से ही कि कोई ऐसी घटनाएं ना हो जाए। तो रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में चला, तो ये बिहार में भी इसका विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट का विरोध जो है वो बिहार में भी हुआ। तो जब भी बिहार में इसका विरोध के बारे में कहा जाए, बिहार में रॉलेट एक्ट का विरोध अगर कहा जाए, एक तो देखिएगा गांधी जी ने इसको कहा है काला कानून, ठीक है? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कह दिया है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। बिहार में जब रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, पूरे देश में ही विरोध चल रहा है, तो नेशनल हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो अलग अलग जगह पे बताया भी जाएगा आपको। बिहार में इसके विरोध में अगर देखा जाए तो 1919 में 1919 में यहां जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें सबसे मेन लीडर जो है वो है अली इमाम। कौन है बताना? अली इमाम, और साथ साथ में मजहरुल हक, ठीक है? अली इमाम और मजहरुल हक, ये दो नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है। मौलाना मजहरुल हक जो है अभी से जो एक्टिव दिखेंगे, वो समझ लीजिएगा कि आजादी तक के एकदम दिखेंगे एक्टिव। समझ में आ रहा है? और एक प्रश्न अगर आपसे पूछे कि बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, बिहार में सबसे सक्रिय अगर कोई नेता यहां पर है जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम की तरफ से, तो मजहरुल हक है। कौन है? मजहरुल हक है जो सबसे ज्यादा यहां पर एक्टिव दिखेंगे आपको। तो रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया है बिहार में, एक तो अली इमाम और दूसरा आपका मजहरुल हक के नेतृत्व में। तो रॉलेट एक्ट ये आपका था। इसी समय एक और आंदोलन भारत में छिड़ा है और उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। क्या नाम है बताओ? तो इसकी स्टोरी भी सभी लोग समझिए। खिलाफत आंदोलन, ठीक है? 1919 से लेकर 1922 तक चला है। 1919 से 1900, इस होम रूल तो बता दिए तुम लोगों को। 1920 में वो शुरू होगा, असहयोग आंदोलन 1920, इसके जस्ट बाद वो शुरू करेंगे हम, ठीक है?
वो पूरा असहयोग आंदोलन के लिए पहले एक पृष्ठभूमि बन रहा है। ये सब आपको समझ में आएगा थोड़े समय के बाद। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1918 ईस्वी में अंग्रेजों ने और तुर्कियों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में और तुर्कियों के बीच में एक संधि हुआ है, एक ट्रीटी है, और उसी को कहते हैं सेवर्स की संधि। क्या कहते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों और तुर्कियों के मध्य में एक संधि हुआ है, इसी को कहते हैं सेवर्स की संधि। क्या कहते हैं? सेवर्स की संधि, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। इसमें क्या हुआ है? इस सेवर्स के संधि में देखो, प्रथम विश्व युद्ध में जो दुनिया लड़ रहा था वो दो गुटों में बट करके, एक तरफ ब्रिटिश जो है एक तरफ लीड कर रहा है और एक तरफ जर्मन है। तो इस बात को समझना है कि अंग्रेजों का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है, वो जीत हुई है। तो तुर्कियों के साथ में अंग्रेजों का जो है एक संधि हुआ है और उसी को कहते हैं सेवर्स का संधि। क्या कहते हैं? सेवर्स का संधि। आपको हमने हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ, जो मेडावल टाइम जब चल रहा था और मेडावल टाइम में ही जब मॉडर्न की ओर बढ़ रहे हैं, तो 1453 की घटना बताए होंगे हम आपको, याद है? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, याद आ रहा है आप लोगों को? और जितने भी यूरोपियंस है वो सभी यूरोपियंस को भारत आने से या फिर एशिया आने से बंद कर दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात कर रहे हैं यहां 1918 ईस्वी में, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है और अंग्रेज इसमें लीड कर रहे हैं। समाप्त होने के बाद तो एक बदला याद रखो कि तब वाला है। समझ में आ रहा है क्या बोले हम? दिमाग में उन लोगों को पहले ही चल रहा है। तुर्की में यहां पर मुस्लिमों के खलीफा बैठते थे। पूरे विश्व के मुस्लिम जिनको अपना धर्म गुरु मानते हैं उसको खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक धर्म गुरु है खलीफा, और ये सेवर्स के संधि में क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा खलीफा का जो अधिकार है उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अधिकार क्या था? पहली बात तो यह कि पूरे विश्व में जितने भी धर्म गुरु हैं, सॉरी, विश्व में जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो सब के धर्म गुरु जो है खलीफा में है, खलीफा है। और खलीफा कहां बैठते हैं? तुर्की में। कहां? तो सेवर्स के संधि में इस समय अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ कि तुर्की के खलीफा, ये तुर्की के खलीफा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अधिकार समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब तुम एक बात बताओ कि अगर तुर्की के खलीफा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, खलीफा मुस्लिमों के धर्म गुरु है, पूरे विश्व के मुसलमान इससे खफा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसका रीजनल एक धार्मिक गुरु है, उसी के अधिकार को समाप्त किया अंग्रेजों ने। और इसी के विरुद्ध में पूरे विश्व में, देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में एक आंदोलन चला है, और उसी आंदोलन को कहते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या कहते हैं? अब बताओ किसके विरुद्ध यह आंदोलन होगा? किसके विरुद्ध होगा? किसके विरुद्ध? तुम लोग का बैटरी लोग ऐसे हो गया एकदम से, तो कितने 3 बार पूछते किसके विरुद्ध? गधा। उन लोग को बोलने के लिए बोल रहे थे अभी हम, ठीक है? ठीक है, सब लोग पार्टी देने बोल रहे हैं, बताओ जरा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ ये समझ में आया? फिर से दोबारा इस पूरे पैराग्राफ को बोलते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंग्रेजों और तुर्कियों के बीच में एक संधि हुआ है। कौन सा संधि? कौन सा संधि? पता है, तुम लोग से पूछते हैं तो लगता है कि पता है वो ईयरफोन अपने कान में लगा लिए हैं, जिसके एक तरफ आवाज आ रहा है एक तरफ नहीं आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलता 40 रुपए में है? तो पहली बार स्कूल में थे तो हम एक रेडियो लिए और उस रेडियो में ऐसे ही ईयरफोन लगाए। 4 दिन ईयरफोन बजा, उसके बाद इस कान में आवाज आई, इसमें आए ही नहीं। फिर कभी कभी आए, वैसे ही तुम लोग आता है कभी कभी। समझ में आया कि नहीं आया? इधर से एकदम प्रॉपर वॉल्यूम आता है, इधर से तो आता ही नहीं, कभी आया फिर नहीं आया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों और तुर्कियों के मध्य में एक संधि हुआ। कौन सा संधि? सेवर्स का। इस सेवर्स के संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा खलीफा के तमाम अधिकार को समाप्त कर दिया गया। खलीफा कौन होते हैं? हा? कौन होते हैं? मुस्लिमों के धर्म गुरु।
अब इससे पूरे विश्व के मुस्लिम जितने भी थे सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, और इसी के विरुद्ध में जो आंदोलन चला उसी आंदोलन को क्या कहेंगे? खिलाफत। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन चला। गांधी जी का बहुत अधिक सहयोग था इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, गांधी जी ने इस आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1919 से लेकर के 1900। तो इस आंदोलन का असर जो है वो बिहार में भी है। कहां है? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता आपसे पूछे जाएंगे। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता, लीडर्स इन बिहार ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो इसके नेता अगर बिहार में कहा जाए तो 2-3 नाम यहां पर भी याद रखेंगे। बिहार में नेता अगर कहा जाए तो एक नाम जिनका नाम है हसन इमाम। बताओ क्या नाम है? बताओ। मौलाना मजहरूल हक। मौलाना। यहां भी शामिल रहेंगे अली इमाम। क्या बोला हमने? अली। इसमें से जितने अभी आएंगे सब में मजहरूल हक शामिल रहेंगे। बस समझ में आया? गांधी जी जब सबसे पहली बार बिहार पहुंचे थे पटना में, तो किसके किसके घर गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद इस प्रश्न को तो बीपीएससी ने पूछा भी है। तुम लोग PYQ जब नहीं देखते हो तो वो भी हमको ही याद कराना पड़ता है। पढ़ा दो, समझा दो, ये भी बता दो कि कैसे प्रश्न पूछते हैं सर। सब का माफी कर दीजिए सर। और अगर मौका मिलता कि सर आप ही हमारे बदले पेपर दे दीजिए, कितना बढ़िया रहता। नहीं, पढ़ाए भी सर ही, समझाए भी सर ही, याद भी सर ही कराएं, कैसे प्रश्न पूछता है ये भी सर बताएं, क्या पूछेगा वो भी सर बताएं। समझ में आ रही? आप कुछ नहीं, अपना शरीर लेकर के उठाते हैं और यहां लाके पटक देते हैं। समझ में आएगी नहीं? अब सारी जिम्मेदारी आपको ही है सर। अब हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। नहीं, पेपर हमें देते, बस केवल ये होता सिलेक्शन आपका होता। आप उस कुर्सी पर जाकर के बैठते जिसके पीछे में है ना बिहार अनुमंडल कार्यालय है, ऐसे या तो बिपार्ड का पीछे लोगो लगा हुआ रहता और आपके चेयर रहते और यहीं पर आप बैठे हुए रहते। ठीक है, अगर SDM बनते या फिर DYSP बनते या फिर BDO बनते, आप उस चेयर पे बैठे रहते और आपसे जो है पंचायत के मुखिया मिलने के लिए आते। नहीं, लौकी लेकर के आ जाएगा कभी कभी। समझ आया? अगर वीडियो बनोगे तब समझ आया? सबसे ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ जो पोस्ट मिलेगा आपको वो वीडियो का मिलेगा। समझ में आया? वीडियो से ज्यादा किस में मिलेगा ही नहीं। देखो SDM और DYSP तक तो वो पहुंचते हैं जो थोड़ा सा इसके स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर जाएगा तभी, नहीं तो सबसे मिलने ही नहीं दिया जाता है SDM को फिर या फिर DYSP को। वीडियो से जाके कोई मिल लेता है। बाकी जितने ऑफिसर्स हैं सबका कैटेगरी अलग अलग है, पब्लिक डोमेन में कम रहता है, लेकिन वीडियो का जो वर्क है वो प्रॉपर पब्लिक डोमेन का है। आपके पास कोई भी पहुंच जाएगा। पंचायत में पंचायत सचिव पहुंच गए, कभी कभी मुखिया जी पहुंच गए, और मुखिया तो प्रॉपर गांव में रहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? और अपनी समस्या, और गलती से अगर महिला मुखिया मिल जाए, समझ में, पूरा समस्या तुरंत बता करके जाएंगे। तो मेरे मित्रगण में से जो भी वीडियो है वो कहता है भाई इतना पढ़ाई लिखाई किए, वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, फिर उसके बाद यहां आया है, फिर वीडियो बना हुआ है। कह रहा है कि वो फील नहीं आता जब जॉब करते हैं ना। ठीक है, एक गरिमा है, ठीक है, लोग मान सम्मान करते हैं, लेकिन कहां कॉर्पोरेट में। हम पहले बेंगलुरु में थे और वहां का लाइफ स्टाइल एकदम से अलग था। समझ में आ रही कि ना आ रहा है? चकाचौंध दुनिया, शाम को ऑफिस से भी बाहर निकले तो लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यहां ऑफिस से बाहर निकलो, गूगल मैप लगा दो गलती से तो सामने भैंस दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफिस में रहो तो मुखिया जी आ गए, जो भी बातचीत करेंगे अपना मतलब जो काम होना है उस काम के अलावे जितना बात करना है वही करेगा। सब मेन काम के अलावे जितना बात करना है कि घर में ये समस्या चल रहा है तो दो लोगों का दो गुट में गांव में लड़ाई चलता है, तो वहां हमारे गांव में जो है एक तरफ पंडित जी से एक तरफ भूमिहार से लड़ाई चलता है, सब कहानी बता देता है और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। समझ में आया? तो कई बार ऐसे जो घटनाएं होगा तो आप लोग इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? खूब पढ़ाने लिखाने के बाद खूब बेहतरीन व्यक्तित्व आपको, तो हम बीच बीच में कहते हैं कि हाँ गरिमा आपके अंदर होना चाहिए। सब समझाने के बाद एट द एंड फिर वहीं पहुंच जाओगे। समझ में आया? लेकिन उन लोगों से डील करने के लिए कम से कम तुमको पता होना चाहिए। हाँ, इस यही सोच करके तुम अगर जाओ, कह रहा ऊपरी कमाई है कि नहीं है,
ये सोचोगे तो तुम यहीं रहोगे। पहले दो तीन बात का तुम लोगों को पहले निश्चित करना होगा। पहली बात लड़कों लोगों के लिए, अगर तुम चाहते हो एसडीएम बनो, डीवाईएसपी बनो या कुछ बनो, तो सबसे पहला चीज ये सोचना होगा कि अगर तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी के समय दहेज नहीं लोगे। हैं? बताओ कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर एसडीएम बन जाएंगे तो नहीं लेंगे? देखो, अभी तक एजिटेशन इन लोगों को, तो चार लोग को लग रहा है ऐसा केवल कि हम नहीं लेंगे, बाकी अभी भी पहले ही लालच आ गया मन में। नहीं, हाँ, अच्छा ठीक है, तुम बताते, इसका भी समाधान बताते हैं तुमको। ये बात बताओ, तुम लोग के अभी तक मन में ये चल रहा है कि बनेंगे तो हम लेंगे, है ना? तो पहले ही तुम बनने से एक कदम पीछे हो। समझ में आ रहा है? बनने के सामने तुम क्या इंटरव्यू में जवाब दोगे बताओ? झूठ बोलोगे? अरे तो सामने बैठे वो बेवकूफ है। तुमको शपथ, ध्यान से सुनो, ध्यान दो, तुमको शपथ दिलाया जाएगा जब तुम्हारा होगा ना ज्वाइनिंग, उस समय शपथ दिलाया जाएगा। अगर तुम अनमैरिड हो तो शपथ दिलाया जाएगा। पता है कि अगर हम भविष्य में शादी विवाह करते हैं तो इसके लिए किसी प्रकार का दहेज का डिमांड हम, ये सब शपथ, शपथ भी गलत कर लोगे। तुम लोग बताओ, तुम लोग का क्या ख्याल है जी? अब तुम लोग को शांत रहो, इन लोग से निपटाते हैं पहले। अब तुम लोग से निपट ले। देखिए, तुम लोग के मन में खोट है, तुम लोग के मन में खोट है। कम से कम ये बात सही है, फिर भी अच्छा लगा कि ईमानदार हो, बता रहे हो फिर भी, लेकिन तुमको बता रहे सफलता से दो चार कदम पीछे हो जाओगे फिर। ठीक है, अच्छा तुम लोग से निपटते हैं पहले। तुम लोग अगर एसडीएम बन गए, ठीक है, तुम लोग एसडीएम, तुम लोग की एक कमी है, बताएं क्या कमी है? तुम लोग जब एसडीएम बनते हो तो हमेशा सोचते हो कि किसी आईएएस से शादी करें अब हम। ठीक है, जबकि ये लोग ऐसा नहीं करता है। इन लोगों का सिलेक्शन होता है, नौकरी वाली मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन। तुम लोग का सिलेक्शन जब होता है, हमेशा तुम लोग यही सोचते हो कि अगर हम एसडीएम है तो कम से कम डीएम मिले। इससे तुम लोगों को भी थोड़ा दूर रहना है। जहां ठीक ठाक लगे, सब कुछ सही लगे तो वही। इंटरव्यू में दो सवाल पूछा जाएगा तुमसे, बताएं क्या क्या? एक दहेज वाली बात और एक अंतरजातीय विवाह वाली बात। ये दोनों निश्चित तौर पर तुमसे पूछा जाएगा। पहले से प्रिपेयर रहना कि तुमको बोलना क्या है। ऐसा नहीं कि बोलो कुछ, शकल कुछ और बोले, आंखें कुछ और बोले। ठीक है, समझ आ रहा है कि ना रहा है? ये दोनों प्रश्न निश्चित तौर पर तुमसे पूछा जाएगा। दोनों के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर रहना, क्या जवाब देना है और तुम्हारी आंखें क्या बोल रही है। तो जो सामने बैठा हुआ रहेगा ना जो बोर्ड में, वो तुमसे समझ लेना कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और डेली यही देख रहा है, तो तुमको फंसाएगा भी ये सब। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो खिलाफत आंदोलन, इसमें तीन नेता हमने बिहार में बताया, कौन कौन? हसन इमाम, मजहरुल हक और अली। क्लियर है सभी को? तो आप फिर इस बार शनिवार को आपको जब बुलाएंगे तो 3-4 घंटा पढ़ाएंगे, हैं? शनिवार को। इतना अच्छा है यार, इतना बेहतरीन तुम लोगों का क्लास हुआ सैटरडे को। तुम लोग कितना सुबह बुलाए थे कि शाम को? सुबह ही पढ़ा करके छुट्टी देंगे शनिवार को। ठीक है, क्या है? अच्छा रक्षाबंधन है तो उस दिन तो वैसे ही छुट्टी रहेगा। आप लोग सब घर भी तो जाएंगे, नहीं संडे को भी छुट्टी रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरी दूसरी क्लास 1 बजे से ही है, तो इसी कारण से तुम लोग अपनी बातें बताते रहते हो। ठीक है, चलो।